चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम एक ऐसी समस्या की बात करेंगे जिसको लेकर बहुत सारे वहम और बहुत सारे भ्रम लोगों के दिमाग में चलते रहते हैं और इसको लेके तमाम तरह की पूजा उपासनाएं भी की जाती हैं, तमाम तरह की शांति की जाती है और तमाम लोग इसको लेकर बेहद परेशान रहते हैं। आज हम बात करेंगे पितृदोष की। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए आपको बताते हैं। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि दरअसल ये पितृदोष होता क्या है, कुंडली में किन स्थितियों में, किन दशाओं में पितृदोष बन जाता है और पितृदोष कैसे करें। अगर कुंडली में पितृदोष है तो इसका समाधान क्या है, इसके अलावा किस राशि के लिए भाग्य का दरवाजा खुलेगा वो भी जानेंगे और आज का शुभ पहर क्या होगा ये भी समझेंगे। पितृदोष से जुड़ा हुआ सच क्या है? क्या वाकई में पितृदोष बेहद खतरनाक होता है? क्या वाकई में पितृदोष जैसी कोई चीज ज्योतिष की दुनिया में पाई जाती है या नहीं पाई जाती है, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज का पंचांग। आज तिथि है वैशाख कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि। नक्षत्र है आज का ज्येष्ठा नक्षत्र। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे। राहुकाल का समय, जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे आप, वो समय होगा शाम को 4:30 से तकरीबन 6 बजे तक। और पश्चिम दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही होगी, तो बेहतर होगा कि पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा ना करें। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो पान का पत्ता खाके और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहला जो प्रश्न है वो यही है कि पितृदोष होता क्या है और पितृदोष का प्रभाव क्या है। देखिए, जीवन की उन्नति में बहुत सारी चीजें बाधाएं उत्पन्न करती हैं। जब नदी एक प्रवाह में बहती है तो रुकावटें आना स्वाभाविक होता है, रुकावट आती ही है। बिना बाधा के, बिना रुकावट के कोई भी चीज जीवन में आगे नहीं बढ़ सकती और दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जहां पर बाधा उत्पन्न ना हो, जहां पर समस्या पैदा ना हो। इसीलिए जब बात जीवन की उन्नति की होती है तो उसमें बहुत सारी चीजें बाधाएं उत्पन्न करती हैं, प्रॉब्लम उत्पन्न करती हैं। और अगर हम कुंडली के हिसाब से देखें, ज्योतिष के हिसाब से देखें, तो कुंडली में बहुत सारे दोष होते हैं जो जाने पहचाने होते हैं। जैसे गुरु चांडाल योग है, केमद्रुम योग है, बड़े सारे दोष ऐसे हैं, बड़े सारे योग ऐसे हैं जो जाने पहचाने होते हैं। और कुछ दोष ऐसे होते हैं, कुछ योग ऐसे होते हैं जो अज्ञात होते हैं। कारण क्या है, क्यों प्रकट हुए और इनका समाधान क्या है, कैसे जाएंगे, ये कभी कभी इसको समझ पाना बेहद कठिन होता है। इन्हीं अज्ञात दोषों में से एक दोष है पितृदोष। देखिए, पितृदोष होता क्या है। आमतौर पर ये योग राहु से बनता है। पितृदोष के पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है उसका नाम राहु है। अब मुश्किल ये है कि राहु की अलग अलग स्थितियों से ही पितृदोष पैदा होता है। राहु की विशेष स्थितियों से ही पितृदोष का निर्माण होता है। आप नाम कुछ भी रख दीजिए उसका, लेकिन जैसे काल सर्प योग भी है। काल सर्प योग को लेके लोग कहते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जीवन में कोई सफलता नहीं मिलेगी। उसके पीछे भी जो ग्रह होता है उसका नाम राहु है। नाम तो राहु ही होता है, लेकिन उसका नाम अलग अलग लोग रख देते हैं। जैसे राहु की कुछ खराब स्थिति है तो उसका नाम रख दिया काल सर्प योग। राहु की कुछ विचित्र स्थिति है तो उसका नाम रख दिया पितृदोष। हमेशा याद रखिए कि जो चीजें अज्ञात होंगी या जिन चीजों से आपके कर्मों का और कर्मों के फल का संबंध होगा, उसके पीछे जो ग्रह होगा उसका नाम राहु है। यानी
राहु की विशेष स्थितियों की वजह से ही पितृदोष का निर्माण होता है। ऐसा आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि पितृदोष अलग से प्रकट हो गया, ऐसा नहीं होता। बेसिकली राहु ही है प्रॉब्लम की जड़, और राहु के अलग अलग स्थितियों को या राहु की अलग अलग निगेटिव स्थितियों को लोगों ने अलग अलग नाम दे दिया है। प्रॉब्लम की जड़ राहु है, चाहे बात पितृदोष की हो, चाहे बात काल सर्प दोष की हो। तो बेसिक बात यही है कि राहु की खराब स्थितियां ही पितृदोष का कारण बनती हैं। किसी भी चीज के पीछे बिना कोई कारण के कोई चीज अस्तित्व में तो आती नहीं है, कोई तो कारण होगा जिससे कि एक दोष पैदा होगा। किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष होता क्यों है, क्यों आ जाता है भाई? देखिए, अगर पूर्व जन्म में आप अपने माता पिता की अवहेलना किए हों, अपने माता पिता की देखभाल ना किए हों, माता पिता का सम्मान नहीं किया, माता पिता के साथ तालमेल ठीक नहीं रखा, माता पिता की बात नहीं मानी, पूर्व जन्म में अगर माता पिता के साथ या उनके संबंधों के साथ आपने न्याय नहीं किया, आपने संबंध ठीक से नहीं निभाया, तो कुंडली में पितृदोष पैदा हो जाता है। आपने अपने दायित्वों का ठीक तरीके से पालन ना किया हो, आपकी जिम्मेदारी थी कि आप अपने बीवी बच्चों का भरण पोषण करेंगे या अपने परिवार की जिम्मेदारियों को ठीक से निभाएंगे, या जिस घर में रहते हैं या जिस समाज में रहते हैं उसके प्रति दायित्वों का पालन करेंगे, आपने ऐसा भी नहीं किया, तो उसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो आपके इस जन्म में आपकी कुंडली में आएगा, राहु खराब होगा और आप कहेंगे कि पितृदोष है। ईश्वर की कृपा से बहुत सारे लोगों को जीवन में अधिकार भी मिलते हैं और शक्तियां भी मिलती हैं, लेकिन हम अपने अधिकारों का और शक्तियों का दुरुपयोग भी करते हैं। और जब हम अपने अधिकारों और शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं तो प्रकृति का नियम ऐसा होता है कि एक समय ऐसा आता है जब वो अधिकार और शक्तियां छीन ली जाती हैं और उसका दुरुपयोग करने के गंभीर परिणाम आपको जीवन में भुगतने पड़ते हैं। तो अगर आपने अपने अधिकार और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया हो तो भी आपको जीवन में पितृदोष का सामना करना पड़ेगा। बेसिक बात यह है कि जो कर्म हमने अच्छे नहीं किए या कुछ जिम्मेदारियां हमारी थी जो हमने नहीं निभाई, समाज के प्रति नहीं निभाई, अपने घर के प्रति नहीं निभाई, और जो हमारी शक्तियां थी उनका दुरुपयोग किया, तो वो पितृदोष के रूप में इस जन्म में आपकी कुंडली में दिखाई देने लगता है। इसका असर आपके जीवन पर दिखने लगता है। अगर कुंडली में पितृदोष जैसा मामला हो तो जीवन में हर कदम पर असफलता मिलती है व्यक्ति को। तो पूर्व जन्म के जो हमारे कर्म होते हैं वो निश्चित रूप से इस जन्म में हमारे कुंडली में रिफ्लेक्ट होते हैं, और जब हमारी कुंडली में रिफ्लेक्ट होते हैं तो क्या होता है, उसको आप कहते हैं कि पितृदोष हो गया, लेकिन दरअसल हमारे ही किए हुए कर्म होते हैं जो हमारे जीवन में बाधा उत्पन्न करते हैं और जीवन में हर कदम पर या कदम कदम पर असफलता व्यक्ति को मिलती है। अब कैसे कुंडली में जानेंगे कि पितृदोष है? किन योगों के होने से पितृदोष होता है? पितृ माने होता है पिता या हमारे पूर्वज। जब पिता के भाव का मामला गड़बड़ हो या राहु के साथ एसोसिएशन हो जाए तो पितृदोष बन जाता है। कैसे बनता है? अगर आपकी कुंडली में राहु दूषित हो जाए, राहु मान लिया कुंडली में खराब हो गया, राहु कुंडली में निगेटिव हो गया, ऐसे जगह बैठ गया जिस जगह पर बैठने की वजह से जीवन में मुश्किलें आ सकती हैं या आ जाती हैं, तो ऐसी दशा में कुंडली में पितृदोष की संभावना बन जाती है। क्योंकि राहु का सीधा मतलब है रहस्यमयी राहु, जो पूर्व जन्म और इस जन्म के बीच की कड़ी है वो राहु है। इसीलिए अगर राहु दूषित होगा तो इसका मतलब आप बुरे कर्म लेकर जन्म लिए हैं और उन कर्मों का परिणाम आपको इस जन्म में भुगतना पड़ेगा। अब या तो उपाय करें या तो प्रयास करें जिससे राहु का प्रभाव घटे, पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव घटे, और नहीं तो भुगतिए। राहु का संबंध अगर कुंडली में धर्म भाव से हो जाए, धर्म भाव को पिता का भाव भी कहते हैं, नवम भाव धर्म भाव है,
कहीं कहीं पर दशम भाव का भी संबंध धर्म से बताया जाता है। तो नवम या दशम भाव से अगर राहु का संबंध हो तो भी कुंडली में पितृदोष बन जाता है। सूर्य और चंद्रमा दो ऐसे ग्रह हैं जो जीवन को चलाने के लिए, जीवन के डेवलपमेंट के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार होते हैं। सूर्य माने पिता, चंद्रमा माने मां, और सूर्य चंद्रमा का संतुलन का मतलब व्यक्ति का जीवन। तो अगर राहु का संयोग सूर्य या चंद्रमा के साथ बन जाए तो भी कुंडली में पितृदोष बन जाता है। समझना चाहिए कि पूर्व जन्म के कर्मों का जो प्रभाव है, जो इंपैक्ट है, वो इस जन्म में दिखाई देगा। बृहस्पति धर्माधिपति है, धर्म का अधिष्ठाता है, और अगर बृहस्पति दूषित हो गया यानी गुरु के साथ राहु बैठ गया, यानी कुंडली में गुरु चांडाल योग बन गया, तो ऐसी दशा में भी कुंडली में पितृदोष का निर्माण होता है। एक तो गुरु चांडाल योग तो होता ही है, साथ ही साथ पितृदोष का निर्माण होता है, और ऐसी दशा में कर्मों को सुधारने की सख्त आवश्यकता होती है, क्योंकि गुरु राहु का कॉम्बिनेशन ईश्वर की कृपा को आप तक पहुंचने में बाधा उत्पन्न कर देता है। कुंडली में 4 केंद्र होते हैं। अगर आप कुंडली खोल के देखें तो बीच में सेंटर में 4 खाने होते हैं, लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम। अगर कुंडली में केंद्र स्थान रिक्त हो जाएं, केंद्र में कोई ग्रह ना हो, तो भी कुंडली में पितृदोष होता है, क्योंकि केंद्र स्थान का मतलब होता है जीवन का सपोर्ट सिस्टम। जीवन में कितना सपोर्ट मिलेगा, ग्रहों का, नक्षत्रों का, समाज का और ईश्वर की कृपा का। अगर केंद्र स्थान रिक्त होंगे तो जो भाग्य का पक्ष है, जो सपोर्ट का सिस्टम है, वो कमजोर होगा, और अगर सपोर्ट का सिस्टम कमजोर होगा तो निश्चित रूप से निगेटिव शक्तियां हावी हो जाएंगी, और निगेटिव शक्तियां हावी होंगी तो इसको आप कहेंगे कि कुंडली में पितृदोष मौजूद है। पितृदोष का निवारण कैसे करें? सबसे पहले तो ये जानिए कि दोष आपकी कुंडली में है, निवारण भी आप खुद करेंगे। उसके लिए किसी अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है कि किसी को किराए पे बुक कर लिया कि पंडित जी मेरे बिहाफ पे अनुष्ठान करेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। करना आपको है, कर्म आपने किए हैं, परिणाम आप भुगत रहे हैं, इसीलिए निवारण भी आप स्वयं करेंगे। कैसे निवारण करेंगे? देखिए, हर महीने में एक दिन अमावस्या आती है। कृष्ण पक्ष की जो अंतिम तिथि है उसको अमावस्या कहा जाता है। हर महीने में अमावस्या एक दिन आती है, और अमावस्या के दिन किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन कराएं, और ये भोजन घर का बना हुआ हो तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपके अपने संस्कारों का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। इसलिए अमावस्या के दिन किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन कराएं, और भोजन में खीर जरूर खिलाएं। खीर खिलाना बहुत आवश्यक माना जाता है। तो अमावस्या पर सुबह, दोपहर, शाम जब भी संभव हो घर बुलाकर खिला दें, या खाना बनवा कर ले जाकर खिला दें। जैसा भी संभव हो, अमावस्या के दिन घर का बना हुआ भोजन जिसमें खीर शामिल हो, ये हर अमावस्या को किसी निर्धन व्यक्ति को कराते जाएं। दूसरी बात, पीपल का वृक्ष लगवाएं और उसकी देखभाल करें। अगर आपको पता हो तो जब किसी व्यक्ति का देहावसान हो जाता है तो पीपल का वृक्ष लगवाया जाता है, पीपल का पौधा लगवाया जाता है, पीपल के पौधे में एक मटका बांध दिया जाता है, क्योंकि पीपल का सीधा संबंध है आपकी मुक्ति से। अगर हम विज्ञान को देखें तो साइंटिफिक मामला है, कम से कम पर्यावरण की शुद्धता होगी, सुरक्षा होगी, उस लिहाज से भी ठीक है। और वैसे भी पीपल के बारे में जो पुराण कहते हैं, जो हमारी पौराणिक मान्यताएं हैं, वो कहती हैं कि पीपल में भगवान कृष्ण का वास होता है। इसलिए पीपल का पौधा लगवाइए, उसकी देखभाल करिए। संभव हो तो हर महीने एक लगवाइए, नहीं तो 1-2 पौधे तो आपको पीपल के किसी भी दिन लगवा देने चाहिए। अगर कुंडली में पितृदोष है और नियमित रूप से घर के आसपास कोई पीपल का पेड़ हो तो उसमें जल डालते रहिए, उसके आसपास से गंदगी की सफाई करते रहिए, तो पीपल का वृक्ष जो है उसकी सेवा करने से, उसके संपर्क में आने से और पीपल का पौधा लगवाने से भी कर्म की शुद्धता होती है और निश्चित रूप से पितृदोष का जो प्रभाव है वो कम होता है। तीसरी स्थिति, श्रीमद् भागवत का, गीता का नित्य प्रातः पाठ करिए। गीता का पाठ करना बड़ा अचूक होता है, खासतौर से अगर कुंडली में पितृदोष हो और गीता के 11वें अध्याय का पाठ किया जाए, बहुत फलदायी होता है।
11वां अध्याय माने भगवान के विश्वरूप का दर्शन। विश्वरूप की खास बात क्या है? भगवान उसमें कहते हैं कि दुनिया जो है ना वो सब मैं ही तो हूं, अच्छा भी मैं, बुरा भी मैं, और बुराई से निकालकर अच्छाई तक ले जाने वाला भी मैं, अविद्या भी मैं, विद्या भी मैं, अंधकार भी मैं, प्रकाश भी मैं, और अंधकार प्रकाश के ऊपर परम प्रकाश भी मैं। तो जब सब भगवान ही हो जाएंगे और जब आप भगवान के शरणागत हो जाएंगे तो निश्चित रूप से क्या दोष और क्या होश सब गायब हो जाएगा। लेकिन उसके लिए डूबना पड़ेगा, उसके लिए बड़े नियमित रूप से श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करना पड़ेगा। रोज नहीं पढ़ सकते, सप्ताह में 2 दिन का नियम बनाएं, एक बृहस्पतिवार और एक रविवार। संडे को और थर्सडे को सुबह स्नान आदि करके भगवान कृष्ण के सामने बैठ जाएं और भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करना शुरू करें और उसमें समझने की कोशिश करें कि सृष्टि में सिर्फ एक ही सत्ता है, वो है ईश्वर। तो जैसे जैसे आप गीता का पाठ करते जाएंगे बृहस्पतिवार और रविवार को, वैसे वैसे कुंडली का जो पितृदोष है वो शमित होगा, वो डाउन होगा। घर के पूजा स्थान पर रोज शाम को एक दीपक जलाएं, बहुत आवश्यक है। घर के पूजा स्थान को साफ सुथरा रखें, जागृत रखें, वहां पूजा उपासना करें, वहां की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। तो घर के पूजा स्थान पर रोज शाम को एक दीपक जलाएं, इससे भी लाभ होगा, इससे पूजा स्थान वाइब्रेंट होगा। और देखिए, घर का जो पूजा स्थान है या जो ईश्वर की पूजा उपासना है, उससे क्या होता है, आंतरिक शक्ति मिलती है व्यक्ति को। तो जब आपको आंतरिक शक्ति मिलेगी तो आप कुंडली की समस्याओं से, जीवन की समस्याओं से जूझ पाएंगे, उससे निकल पाएंगे। इसलिए रोज शाम को पूजा के स्थान पे दीपक जरूर जलाएं, उससे भी आपको लाभ होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि पितृदोष का मामला बहुत जटिल हो जाता है। लोग कहते हैं कि भाई बड़ा मुश्किल है, 20 साल से जीवन रुका हुआ है, 25 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, जिंदगी रुकी हुई है, आगे बढ़ ही नहीं रही है। ऐसी दशा में श्रीमद् भागवत का पाठ करवाइए। श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण की लीलाएं लिखी हुई हैं। और जब राजा परीक्षित को मुक्ति मोक्ष की आवश्यकता हुई, 7 दिन का समय था उनके पास, मृत्यु आने में 7 दिन का ही वक्त था। ऐसी दशा में श्रीमद् भागवत का श्रवण करके, उसको सुनकर ही उन्होंने मुक्ति मोक्ष का रास्ता निश्चित कर दिया। तो अगर कुंडली में पितृदोष है तो एक बार श्रीमद् भागवत का पाठ कराइए और उसको सुनिए। अगर आपके पास पैसे नहीं है, मान लिया अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा पैसा लगता है, कभी कभी पैसा अफोर्ड नहीं कर पाते, तो ऐसी दशा में श्रीमद् भागवत की पुस्तक ले आइए और उसको प्रेम से जितना पढ़ पाइए पढ़िए। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में तो खत्म होगा ना। और जब ये श्रीमद् भागवत का आप पाठ करना रेगुलर शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से कुंडली का पितृदोष सदा सर्वदा के लिए, हमेशा के लिए भंग हो जाएगा। अगर याददाश्त की समस्या हो, चीजें बार बार भूल जाते हों, चीजें विस्मृत हो जाती हों, तो ऐसी दशा में सुबह खाली पेट हरी इलायची चबा चबा कर खाइए। 1 इलायची बहुत होगी, रोज सुबह खाली पेट 1 हरी इलायची चबा चबा कर खाएं। इससे क्या होगा, याददाश्त अच्छी होगी, मेमोरी अच्छी होगी, चीजों को लंबे समय तक याद रख पाएंगे। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब जान लेते हैं राशियों की स्थिति कैसी रहने वाली है। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि के लोगों को आज क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखना है। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, साथ ही साथ मान सम्मान मिलता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग सफेद है, व्हाइट है और भाग्य है 96%। वृष राशि। वाद विवाद से बचाव करें, लंबी यात्रा के सुंदर योग हैं और नौकरी में इस समय परिवर्तन होता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग लाल है और भाग्य है 89%। मिथुन राशि। नई नौकरी मिलेगी आपको, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, उपहार की प्राप्ति होती हुई भी दिखाई देगी। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 88%। कर्क राशि। पारिवारिक जीवन पर बहुत ध्यान दें, अचानक आर्थिक लाभ होता हुआ दिख रहा है और अगर कहीं मुश्किल आती हुई दिखाई दे तो भगवान शनि की पूजा करें। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 91%। सिंह राशि।
धन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। संतान से आपको सुख मिलेगा। लिखा पढ़ी के मामलों में भी सावधानी रखें। शुभ रंग क्रीम है और भाग्य है 63%। कन्या राशि, उपहार और सम्मान का लाभ मिलेगा आपको। किसी अतिथि का आगमन होता हुआ दिखाई देगा। रुके हुए काम भी पूरा होने के योग दिख रहे हैं। शुभ रंग धानी है और भाग्य है 49%। तुला राशि, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। लंबी दूरी की यात्रा का योग बन रहा है। संतान की प्राप्ति की संभावना भी दिख पा रही है। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य होगा 91%। वृश्चिक राशि, वैवाहिक संबंधों में मुश्किलें दिखाई दे रही हैं। रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त होगा। फिलहाल यात्रा न करें तो अच्छा है। शुभ रंग सुनहरा है और भाग्य है 73%। धनु राशि, किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात होगी। खान पान पर बहुत ध्यान दें। यात्रा को फिलहाल टाल दें तो बेहतर है। शुभ रंग हरा है और भाग्य है 49%। मकर राशि, संपत्ति की तमाम समस्याएं हल होंगी आपकी। स्थान परिवर्तन के योग बनेंगे। धन का लाभ होता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है 89%। कुंभ राशि, मान सम्मान मिलेगा आपको। धन की हानि से बचाव करें। यात्रा आपकी अनुकूल रहती हुई दिखाई दे रही है। शुभ रंग नारंगी है और भाग्य है 63%। मीन राशि, वाहन दुर्घटना से बचाव करें। जीवन साथी का सहयोग मिलता दिख रहा है। संतान पक्ष से मुश्किलें आ सकती हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। शुभ रंग लाल है और भाग्य है 50%। भाग्य का दरवाजा खुलेगा और उसमें से कोई राशि बाहर निकलेगी, लेकिन फिलहाल निकल रही हैं हल्द्वानी से रेखा। उनसे बात करते हैं। रेखा जी बताइए। जी हाँ, बेटे के बारे में मालूम करना है। बेटे के बारे में? जी, सागर पटवाल नाम है। 29 मार्च 2000 का। फिर से बोलिए डेट ऑफ बर्थ। 29/3/2000। समय बताइए। समय 12:30 बजे। सुबह या शाम? सुबह। देखिए कहाँ पे जन्म हुआ है? हल्द्वानी। पूछिए क्या प्रश्न है? सर, इसकी पढ़ाई के बारे में। थोड़ा चंचल है ना बुद्धि। देखो, एक तो बच्चा छोटा है, अभी बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और अमूमन 16-17 साल की उम्र में जिस ग्रह का प्रभाव होता है उसको बुध कहा जाता है। किशोरावस्था का मालिक है। इसके बाद युवावस्था तक भी उसका प्रभाव बना रहता है। और कुंडली में जो बुध नामक ग्रह है वो थोड़ा कमज़ोर दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी चंचलता वाला पार्ट ज़्यादा है। चंचलता थोड़ी अधिक दिखाई दे रही है। उसमें चिंता करने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ तक शिक्षा का प्रश्न है, अमूमन ऐसे बच्चे टेक्निकल फील्ड में जाते हैं, तकनीकी क्षेत्र में जाते हैं। आपके बेटे के भी टेक्निकल साइड में जाने की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। अभी सिर्फ हमें इसको चोट चपेट ना लगे, इसका ध्यान रखना होगा, क्योंकि मंगल की स्थिति कुंडली में अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। तो मंगल का ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाकी कोई खास प्रॉब्लम नहीं दिखती। एक तांबे का त्रिभुज बनवा लीजिए। तांबे का ट्रायंगल त्रिभुज बनवा लें, उसमें ऊपर कुंडा लगवा लें और उसको लाल धागे में मंगलवार की सवेरे अपने बच्चे के गले में पहना दें। यानी एक तांबे का त्रिभुज इसके गले में लाल धागे में मंगलवार को सवेरे पहनाएं, ताकि चोट चपेट आदि से सुरक्षित रहे, थोड़ी चंचलता इसकी कम हो जाए और इसका स्वास्थ्य बेहतर बना रहे। अन्यथा कोई खास दिक्कत इस कुंडली में नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। सुल्तानपुर से अभय जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अभय से बात करते हैं। बताइए अभय जी। प्रणाम पंडित जी। नमस्कार जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1997। तारीख और महीना तो बताइए। 25 नवंबर। 25 नवंबर 1997। समय बताइए। शाम के टाइम। शाम को कितने बजे? 4 बजे। 4 बजे। और कहाँ पे जन्म हुआ है?
यही सुल्तानपुर में। क्या तकलीफ है? जी सर, वही पढ़ाई के कैरियर के बारे में जानकारी थी। अभी क्या करते हैं? हम डिप्लोमा कर रहे हैं और इसमें जो है वही है, बैक आ रही है तो क्या। अरे भाई, पढ़ते ही नहीं हैं, दिमाग तो अच्छा है लेकिन पढ़ाई लिखाई तो करते ही नहीं हैं, तो कैसे काम चलेगा आपका? मेष लग्न है आपका, राशि आपकी कन्या है और चंद्रमा की स्थिति भी गड़बड़ है, सूर्य भी अच्छा नहीं दिख रहा है, तो पढ़ाई लिखाई तो करते नहीं, पढ़ाई लिखाई में मन लगता ही नहीं है और डिप्लोमा करने के लिए चल दिए। अब डिप्लोमा में कैसे पढ़ाई पूरी होगी वो ईश्वर ही जानता है, लेकिन अगर वाकई में डिप्लोमा पूरा करना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा और आप पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर डिप्लोमा पूरा कर लें तो आगे आने वाला समय अच्छा है, टेक्निकल करियर एक बढ़िया बन सकता है आपका और कुंडली में संभावनाएं भी ठीक हैं, लेकिन पढ़ने में मन बिल्कुल नहीं लगता, जुगाड़बाजी खोजते हैं, जल्दी काम हो जाए, बिना पढ़े काम हो जाए, ये सब बंद करिए। जरा पढ़ाई लिखाई के लिए गंभीर हो जाइए वरना मुश्किल हो जाएगी आपको। एक मोती बनवा लें, 12-14 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में सोमवार की रात को पहन लें, उससे फायदा होगा। दूसरा, प्रेम मोहब्बत के चक्कर में मत पड़ जाइएगा क्योंकि अभी आपके लिए पढ़ने का ही समय है और पढ़ाई में बाधा दिख रही है, इसलिए मोती पहने, पढ़ाई पर ध्यान दें, प्रेम मोहब्बत आदि से फिलहाल दूर रहें, वही आपके लिए बेहतर रहेगा। अब जान लेते हैं किस राशि के लिए खुल रहा है भाग्य का दरवाजा। भाग्य का दरवाजा आज खुला है धनु राशि के लिए। धनु राशि में फायर की मात्रा बहुत ज्यादा है, तो इस समय दुर्घटनाओं की चोट चपेट की संभावना भी ज्यादा है। ऐसी दशा में धनु राशि के लोग आज मीठा पान लगवा लें, उसमें सुपारी नहीं डलवाएंगे और इसको हनुमान जी को अर्पित कर दें, मंदिर में कर दें, घर पे कर दें, जहां भी कर दें। ऐसा करने से लंबे समय तक दुर्घटनाओं से, स्वास्थ्य की समस्याओं से सुरक्षित बने रहेंगे। तो आज हमने बात की पितृदोष की और ये समझा कि पितृदोष का पूरा मामला क्या होता है। अब जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। क्या करेंगे इस समय में? घर के पूजा स्थान पर लाल फूल किसी भी भगवान को चढ़ाएं, हनुमान जी को चढ़ाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, गुलाब का या गुड़हल का। ऐसा करने से आप किसी भी तरह की बदनामी से, अपयश से सुरक्षित बने रहेंगे। लेकिन ये करेंगे शुभ पहर में ही, और शुभ पहर का समय फिर से नोट कर लें, शुभ पहर का समय होगा शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।